हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2020 के मैथ्स के 50 क्वेश्चंस जो कि साइंस बैकग्राउंड के स्कॉलर्स के लिए एग्ज़ाम में मैथ के 50 क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे, मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, उनसे रिलेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और साथ ही साथ उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने की है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। चीज़ें बहुत ही ईजी है, पर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं ये जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए हमने पहले की तरह जिस तरीके से हमने पहले भी बेसिक से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक पढ़ाई की है, उसी तरीके से हम इस टॉपिक में भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक भी एक तरीके का नंबर ही होता है, संख्या ही होती है। यहाँ पर पूर्णांक मैंने सबसे पहले लिखा हुआ, तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं और इसकी परिभाषा है कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को ज़ीरो के साथ इंक्लूड कर दें, यानी ज़ीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर इंक्लूड कर दें, शामिल कर लें, तो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, यानी जो संख्याओं का समूह बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब इसी पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें, तो जो संग्रह बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है या कलेक्शन बनता है नंबर्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो उसको आई प्लस और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है उसको आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है कि देखिए 0 1 2 3 4 5 और इधर डॉट 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 का मतलब इसमें मैनी नंबर्स होंगे, ढेर सारे नंबर होंगे, और इधर -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से इधर भी आपके मैनी नंबर्स होंगे इनफाइनाइटली, यानी अनंत रूप से बहुत सारी संख्याएं होंगी। यहाँ देखिए मैंने 0 से स्टार्ट करके इस तरफ की चीज़ों को, यहाँ पूर्ण संख्या है, आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। 0 को अगर हटा दिया जाए तो केवल 1 2 3 4 5 इस तरीके की जो संख्याएं हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और अगर इस तरफ की बात की जाए कि -1 -2 -3, तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और इन संख्याओं का पूरा जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर देखिए उस पर रिलेटेड कुछ फैक्ट है, हम उन फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सब के सब ऋणात्मक पूर्णांकों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी 0 के इस तरफ जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सब के सब ऋणात्मक हैं और 0 के इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब धनात्मक हैं। तो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा क्या होंगी? बड़ी होंगी। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा एवं प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। बात अगर शून्य की जाए तो शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है? छोटा होता है। यानी शून्य जो होता है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से बड़ा और प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य खुद ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इस बात को आपको याद रखना है। चौथा देखिए, शून्य से दाईं तरफ संख्याओं का मान जो है वो बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। शून्य से बाईं तरफ संख्याओं का मान घटता है, यानी लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे 0 से नंबर ऑफ वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ नंबर जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ देखिए 0 के ये लेफ्ट है, यानी ये बाईं तरफ है, और ये 0 के दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वहाँ नंबर्स की जो वैल्यू है, यानी उनका जो मान है वो बढ़ता रहता है। जैसे 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। इसी तरीके से जो भी आपकी दाईं तरफ संख्याएं होंगी वो बाईं तरफ वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होंगी। ऐसे ही 0 के इस तरफ अगर बात की जाए तो शून्य
के बाईं तरफ जो है वो संख्याओं का जो मान होता है यानी वैल्यू ऑफ द नंबर्स जो है वो डिक्रीज यानी कम होता जाता है, घटता जाता है। यानी अगर बात की जाए -4 और -3 की तो -4 छोटा है, -3 क्या है, बड़ा है। अगर इधर -10 और -2 की बात की जाए तो -2 बड़ा है, -10 क्या है, छोटा है, क्योंकि -10 जो है वो ज़्यादा लेफ्ट में है, ज़्यादा बाईं तरफ है -2 की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों को किस तरीके से हम जोड़ते हैं इस पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी बनाई हुई है कि समान चिन्ह के पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो समान चिन्ह के पूर्णांकों का योग किस तरीके से करते हैं और विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों का योग किस तरीके से करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी भी है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज है वो थोड़ा सा, मतलब नॉलेज तो होता है पर बेसिक हमारा मजबूत नहीं होता, इस वजह से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। और बहुत बार ही देखा गया है कि इस तरीके के जो समान चिन्ह के पूर्णांक और विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों के योग और अंतर में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। चिन्ह ही अगर एक मतलब ऋण के स्थान पर धन, धन के स्थान पर ऋण, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो गया तो फिर तब भी वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसे बहुत ही आराम से समझिएगा और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें अपनी बेसिक जो है वो उसे इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी बड़े क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, उसमें बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, शामिल की जाती हैं। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक की इंपॉर्टेंस ही बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ें जो एडवांस होती हैं वो बेसिक से स्टार्ट होती है, इसलिए बेसिक को हम बेहतर करेंगे। तो समान चिन्ह के पूर्णांकों का योग, यहाँ देखिए +5, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। यहाँ +5 और +6 दोनों धनात्मक है, तो आप सबको पता है कि 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। ये तो बहुत ही आसान है। फिर यहाँ देखिए -5 और -6 समान चिन्ह के पूर्णांकों का योग हम कर रहे हैं, तो अगर एक पूर्णांक हमारा ऋणात्मक है तो दूसरा पूर्णांक भी हमारा ऋणात्मक है। ठीक है, तो -5 और -6 इस तरीके से अगर -5 और -6 को हमें जोड़ना है तो किस तरीके से हम जोड़ेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए नीचे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि समान चिन्ह में लिखे पूर्णांक उसी चिन्ह के साथ जोड़ दिए जाते हैं और विपरीत चिन्ह में लिखे पूर्णांक का अंतर लिखकर उसके सामने बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है समान चिन्ह में लिखे पूर्णांक उसी चिन्ह के साथ जोड़ दिए जाते हैं, यानी अगर पूर्णांक जो कि समान चिन्ह में लिखे गए हैं अगर उन्हें जोड़ना है तो हम उन पूर्णांकों को उसी चिन्ह के साथ जोड़ देंगे जो उनके सामने लगे हुए हैं। यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो दोनों प्लस में है, इसलिए 11 में भी क्या है, प्लस है, यानी उसी चिन्ह के साथ इसे जोड़ दिया गया है। 5 के सामने माइनस है, 6 के सामने माइनस है, दोनों ऋणात्मक है, तो ऋण चिन्ह के साथ ही ये जुड़ जाएंगे, यानी 5 और 6 11 तो होगा, पर इसके सामने क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसका मतलब -5 और -6 मिलकर -11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -3, -4, -7 इन तीनों पूर्णांकों को हमें जोड़ना है और ये तीनों पूर्णांक समान चिन्ह में और सब के सब कैसे हैं, ऋण में हैं, यानी सब के सब माइनस में हैं। तो -3, -4 और -7 को किस तरीके से ऐड करेंगे, फिर से वही समान चिन्ह के लिखे पूर्णांक जो होते हैं उन्हें उसी चिन्ह के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 मिलेंगे तो 7 होगा, फिर 7 और 7 मिलेंगे तो 14 होगा, यानी आंसर तो 14 आएगा पर चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि सबके सामने क्या है, माइनस, इसलिए उसी चिन्ह के साथ जोड़ना है तो -14 होगा। ठीक है, 7 4 यहाँ देखिए +4 +7 +5 तीनों पूर्णांक हमारे धनात्मक है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, धन में आएगा। तो 7 4 11, 11 और 5 कितना होता है, 16, यानी ये आंसर कितना हो जाएगा, 16। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट है विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों का योग, यानी अगर पूर्णांक हमें जो मिले हैं उनमें विपरीत चिन्ह है तो किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ -5 लिखा है और यहाँ +6 लिखा हुआ है, दोनों के सामने जो चिन्ह है वो विपरीत है, एक ऋण में है और दूसरा प्लस में यानी धन में है। तो हमने यहाँ लिखा विपरीत चिन्ह में लिखे पूर्णांक का अंतर लिखकर, यानी जब भी विपरीत चिन्ह में लिखे पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनके बीच का अंतर लिखा जाता है, उनके सामने बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, और जो आंसर आता है उस आंसर में, यानी जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में वही चिन्ह अप्लाई किया जाता है जो उन पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक के सामने होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए -5 और +6, तो -5 और +6 विपरीत चिन्ह में है, जुड़ेंगे नहीं बल्कि इनका अंतर लिखा जाएगा।
तो 6 और 5 का अंतर कितना होता है, अंतर का मतलब इनमें कितने का गैप है, तो कितने का गैप होता है 5 और 6 में, सबको पता है 1, तो यहाँ लिखा जाएगा 1, यानी रिजल्ट 1 होगा। पर देखिए 5 और 6 में संख्या किस नंबर का संख्यात्मक मान, यानी किस संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा है, 6 का। 5 और 6 में 6 तो बड़ा होता है और 6 के सामने लगा हुआ प्लस, इसलिए ये क्या होगा प्लस। प्लस चिन्ह को लगाने की जरूरत नहीं होती आंसर में, वो स्वतः धनात्मक माना जाता है। फिर देखिए -6 -7, यहाँ देखिए दोनों सेम साइन में, यानी चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं, तो पहले तरीके से इसे हमें ऐड कर देना होगा, यानी -6 और -7 मिलेंगे तो 7 और 6 13, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा क्योंकि समान चिन्ह में लिखे हुए पूर्णांकों को उसी चिन्ह के साथ हमें जोड़ना होता है। तो -6 -7 मिलेगा तो -13 होगा। फिर -13 के साथ आपका क्या आएगा, +5 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि -13 और +5 विपरीत चिन्ह में आ गए, तो विपरीत चिन्ह में हमें जोड़ने पर उन्हें जोड़ा नहीं जाता बल्कि उनका आंसर में उनका अंतर लिखा जाता है। तो 13 और 5 का अंतर कितना होगा, 8 होगा। पर देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह जो है वो उसके सामने 13 के सामने लिखा हुआ और 13 का संख्यात्मक मान 5 से बड़ा है, इसलिए 13 के सामने जो माइनस लगा हुआ वो यहाँ लगेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा -8। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए इन सब चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन या जो सरलीकरण कह लीजिए, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बड़े नंबर्स के साथ मिलेंगे। बड़े क्वेश्चंस के साथ जो फ्रेम होंगे उसमें जो नंबर्स को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चंस तो भले ही अलग हों पर उनका सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे ही करना होगा। अगर पूर्णांक को जोड़ना घटाना पड़ गया तो इसी तरीके से आप जोड़ेंगे घटाएंगे, है कि नहीं। नंबर भले ही बड़े हों, नंबर आपके 1000 में आ सकते हैं, 1000 में आ सकते हैं, लाख में आ सकते हैं, पर चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी ना, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से देखिए -2 +5 -3 +4, इसमें देखिए -2 और +5 को जब आप हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस विपरीत चिन्ह में, और विपरीत चिन्ह हमें पता है कि जुड़ते नहीं बल्कि उनका अंतर लिखा जाता है, तो 5 और 2 का अंतर हो गया 3। और फिर बात आती है चिन्ह की, तो देखिए 5 और 2 में संख्यात्मक मान 5 का बड़ा, इसलिए 5 के सामने क्या लगा है धन, इसलिए ये भी किस में रहेगा, धन में ही रहेगा, यानी ये +3 ही रहेगा। फिर देखिए ये आगे आप जब लिखेंगे तो +-3 और +4, देखिए ये फिर से विपरीत चिन्ह में आ गए, +3 और -3 विपरीत चिन्ह में है ना, और विपरीत चिन्ह में हमें क्या लिखना होता है, उन दोनों संख्याओं का अंतर, पूर्णांकों का अंतर। तो 3 और 3 का अंतर कितना होगा, 0, क्योंकि 3 और 3 में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो यहाँ हो गया 0 और +4। आप सबको पता है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। तो 0 को योग का तत्समक अवयव अगर कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का संख्यात्मक मान नहीं बदलेगा, यानी 0 को 4 में जोड़ेंगे तो ये 4 ही रहेगा, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए पूर्णांकों का घटाना है, तो इस तरीके से समान चिन्ह के पूर्णांकों का योग और समान चिन्ह के पूर्णांकों का विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों का योग हमने सीख लिया है। देखिए नंबर भले ही यहाँ पर छोटे लिए गए हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, नंबर्स जब बड़े होंगे तब भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो विपरीत चिन्ह के अगर नंबर्स आपके पास हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि उनका अंतर लिखा जाएगा, और उन दोनों में जिस संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा उसके सामने के चिन्ह को हमें आंसर में अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर समान चिन्ह में है तो उसी चिन्ह के साथ हमें उसे ज्यों का त्यों ऐड कर देना है। अगर धनात्मक है दोनों या 2 से ज़्यादा पूर्णांक भी हो सकते हैं तो रिजल्ट धन में आएगा, और अगर ऋणात्मक है सबके सब पूर्णांक तो रिजल्ट माइनस यानी ऋण में आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पूर्णांकों का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को किस तरीके से घटाया जाता है। यहाँ पर समान चिन्ह या विपरीत चिन्ह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजें डायरेक्ट आपको यहाँ पर सीखनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 - 3, तो 4 में से 3 जाएगा, आप सबको पता है 1 आएगा। -4 में से अगर 3 को आपको माइनस करना है, देखिए 4 माइनस में और 3 को आपको माइनस करना, तो देखिए माइनस कैसे करना है आपको, -4 ये हो गया, और ये देखिए प्लस में है ना, इसके सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट लगाए तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -3, तो -4 -3। अब देखिए -4 और -3 सेम साइन में है ना, चिन्ह एक जैसा है ना, -4 -3 दोनों के चिन्ह जो है वो एक ही है, दोनों ऋण में ही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 7, लेकिन दोनों माइनस में इसलिए इसके सामने लगेगा माइनस, तो फिर रिजल्ट आएगा आपका -7, है कि नहीं,
ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर देखिए -3 में से 2 को घटाना है, फिर जितना रिजल्ट आएगा उसमें से 5 को घटाना है। तो घटाने की संक्रिया हो चाहे जोड़ने की संक्रिया हो, हम दो दो नंबर्स को लेकर एक साथ चलते हैं, ठीक है। एक साथ सारे नंबर्स को ऐड करना, बात वही होता है, पर शुरुआत में हम दो दो नंबर्स को ही ऐड करते हैं। देखिए -3 और माइनस, ये प्लस है तो प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -3 और माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो -2, फिर माइनस और प्लस हो गया माइनस। मैं चिन्हों का गुणा आपको फिर से बता दूं, अगर चिन्ह जो है समान है, जैसे माइनस हो और माइनस हो, प्लस हो और प्लस हो, तो इनका गुणनफल हमेशा प्लस आता है। यानी चिन्ह अगर एक समान है, दोनों माइनस में हो तब भी गुणनफल चिन्ह का प्लस होगा, दोनों प्लस में हो तब भी गुणनफल चिन्ह का क्या होगा, प्लस होगा। इसको याद रखिएगा। एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, और एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, यानी विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण में आता है, यानी माइनस में होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये भी -3, ये भी -2, तीनों इंटीजर्स जो हमारे पास है, यानी तीनों जो पूर्णांक है, वो तीनों के तीनों पूर्णांक सेम साइन में है, तो उसी चिन्ह के साथ हमें इन्हें जोड़ देना होगा। तो -3, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -3 और -2 तो -5 होगा, फिर -2 इसमें जुड़े, एक सेकेंड, यहाँ -5 है, तो -3 और -2 तो -5 हुआ, फिर -5 और अगर इसमें जोड़ देंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाना हमने सीखा। ये नोट जरूर याद रखिएगा कि समान चिन्ह में लिखे पूर्णांक जो होते हैं उन्हें उसी चिन्ह के साथ हम जोड़ देते हैं, और विपरीत चिन्ह के जितने भी पूर्णांक होते हैं उन पूर्णांकों को क्या करते हैं, उनका अंतर लेते हैं। यानी दो पूर्णांक अगर हैं तो उनका अंतर लेंगे, और उन दोनों पूर्णांकों में जिस भी संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा उसके सामने जो चिन्ह लगा होगा, आंसर में हमें उसी चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने इंटीजर्स देखा, इंटीजर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं ये देखा। अब नेक्स्ट क्या है, हम जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्याओं के योग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, जोड़ घटाने की संक्रिया, भाग की संक्रिया, इन चारों संक्रियाओं पर कुछ प्रगुणों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पूर्णांक संख्या के लिए भी उन्हीं प्रगुणों के बारे में सीखेंगे, ठीक है। देखिए पूर्णांकों के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जो प्रगुण हमने पढ़े थे रेशनल नंबर यानी प्राकृतिक परिमेय संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बनाई हुई है, एक तरफ लिखा हुआ है संक्रिया और एक तरफ प्रगुण लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले योग की संक्रिया पूर्णांकों के लिए है तो समवरक प्रगुण का पालन करती है, यानी योग की संक्रिया पूर्णांकों के लिए समवरक प्रगुण का पालन करती है। घटाने की संक्रिया भी पूर्णांकों के लिए समवरक प्रगुण का पालन करती है। गुणा की संक्रिया भी समवरक प्रगुण का पालन करती है, और भाग की संक्रिया भी समवरक प्रगुण का पालन करती है। मैं फिर से एक बार आपको समवरक प्रगुण बता दूं। समवरक प्रगुण एक ऐसे प्रगुण को बोलते हैं जिसमें जिस फैमिली से रिलेटेड नंबर्स को ऑपरेट किया जाता है, यानी जिस परिवार से संबंधित संख्या को, जैसे पूर्णांक की संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, तो जिस भी परिवार की संख्या को संक्रियाओं के साथ, यानी जो गणितीय संक्रियाएं हैं जिसमें योग, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया सम्मिलित है, इन संक्रियाओं के साथ अगर उन्हें गुजारा जाता है तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट उसी फैमिली का नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंटीजर को जोड़ा, यानी जैसे यहाँ पर इंटीजर का मतलब पूर्णांक, अगर हमने पूर्णांक को जोड़ा तो पूर्णांक को जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो भी क्या है, पूर्णांक। यानी पूर्णांक को जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिले तो हम बोलेंगे कि पूर्णांक में योग की जो संक्रिया है वो समवरक प्रगुण का पालन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से समवरक प्रगुण आपको समझ में आ गया, क्योंकि समवरक प्रगुण में क्या है कि हमें पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है वो भी पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक से जब दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो भी हमें पूर्णांक मिलता है। जब हम पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं तो भी आंसर हमें पूर्णांक मिलता है, और जब हम किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दें तो भी रिजल्ट हमें पूर्णांक ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए जोड़ की संक्रिया यानी योग की संक्रिया, घटाना की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया, ये चारों संक्रियाएं जो होती है वो समवरक प्रगुण का क्या करती हैं, पालन करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। वेरी गुड।
क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय मैंने आपको बताया था कि क्रम का आदान प्रदान, यानी क्रम को अगर बदल दिया जाए तो आंसर पर कोई प्रभाव न पड़े तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हो रहा है। तो पूर्णांकों में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यानी अगर हम दो संख्याओं 2 और 4 को जोड़े तो भी हमें 6 मिलेगा, 4 और 2 को जोड़े तो भी 6 मिलेगा। -2 + 4 अगर करें तो हमें यहाँ पर +2 मिलेगा, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि विपरीत चिन्हों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका अंतर लिखा जाता है, और अंतर में जो रिजल्ट आता है उसके सामने जो चिन्ह होता है वो इन दोनों पूर्णांकों में जो जिनका संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है उसके सामने जो चिन्ह लगा होता है वही इस्तेमाल करते हैं। तो -2 + 4 विपरीत चिन्ह, तो इसका अंतर 2 होगा, और 4 यहाँ पर बड़ा है और 4 के सामने प्लस साइन है, प्लस चिन्ह है, इसलिए ये प्लस में होगा। और अगर हम इसे बदल दें 4 - 2 लिख दें तब भी 4 में से, देखिए यहाँ प्लस और -2, मतलब इस तरीके से विपरीत चिन्ह यहाँ भी है। तो इसको चाहे तो आप प्लस और माइनस का गुणा भी कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो प्लस और माइनस होता माइनस, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो चीज़ें सेम है। इसका मतलब क्रम विनिमय प्रगुण पूर्णांकों के लिए योग की संक्रिया पर अप्लाई होता है, पालन होता है। घटाने की संक्रिया पर इसका पालन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम -4 में से -2 को घटाएं तो -4 और -2 ये हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, -2 को घटाना है तो -2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो -4 में से -2 को जब हम घटाएंगे तो देखिए माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो -4 + 2। अब देखिए यहाँ हो गया विपरीत चिन्ह, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा तो मैंने आपको बताया था कि प्लस होता है। अब ये हो गया -4 और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होकर ये हो गया +2, तो -4 और +2 विपरीत चिन्ह, फिर से वही इस्तेमाल करेंगे, इसका अंतर और जो जिस संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा है उसके सामने का चिन्ह। अब अगर यही प्रक्रिया रिवर्स कर दी जाए, यानी -2 में से घटाया जाए किसको, -4 को, तो देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, मतलब ये माइनस ही रहेगा और माइनस ही हो गया +4, विपरीत चिन्ह। लेकिन अभी भी इसका अंतर तो लिखा जाएगा, लेकिन अब की बार संख्यात्मक मान 4 का बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर +2 आएगा। और हमें पता है कि +2 और -2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाने की जो संक्रिया होती है वो पूर्णांकों पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं गुणा की संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। भाग की संक्रिया पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, 2 से ज़्यादा पूर्णांक होंगे और इनमें ग्रुप होता है पूर्णांकों का। जैसे मान लीजिए 2 + 4 + -2, यानी इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़कर फिर उसमें ये जोड़ा जाएगा, और एक तरफ हमने लिख दिया 2 + 4, यानी इन दोनों को पहले जोड़कर फिर उसमें +-2 किया जाएगा, यानी -2 बाद में जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं अगर इस तरीके से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो साहचर्य प्रगुण का पालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर यहाँ +4 - 2 प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी 4 - 2 और प्लस में 2, तो यहाँ पर पहले से ही है। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4। यहाँ देखिए 4 और 2 मिलकर 6 होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है उनका गुणा होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ 2 और 6 में से 2 जाएगा, सबको पता है 4 आएगा, 4 और 4 आपस में बराबर है, यानी आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं साहचर्य प्रगुण का पालन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से योग की संक्रिया जो है वो संवरक प्रगुण का पालन करती है, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है और साहचर्य प्रगुण का भी पालन करती है। और घटाने की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती, क्रम विनिमय का नहीं करती और साहचर्य का भी नहीं करती, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक तरीके से घटाना ही बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि जोड़ना था -2 को और घटा दिया हमने उसमें से 4 में से -2 को, ठीक, मतलब 2 को घटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें सिमिलर है एक तरीके से अगर देखा जाए। और वितरण प्रगुण जो है वो योग और घटाने की संक्रिया पर लगाया नहीं जाता, भाग की संक्रिया पर लगाया नहीं जाता, केवल गुणा की संक्रिया पर होता है। और गुणा की संक्रिया पर 2 तरीके के वितरण प्रगुण होते हैं, एक योग पर वितरण और एक अंतर पर वितरण। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, उसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें चलेंगी सेम एकदम वैसे ही, ठीक है। तो साहचर्य प्रगुण जो होता है वो योग की संक्रिया में पूर्णांकों के लिए अप्लाई होता है, घटाना की संक्रिया में नहीं अप्लाई होगा, गुणा की संक्रिया में अप्लाई होगा और भाग की संक्रिया में नहीं अप्लाई होगा। वितरण प्रगुण योग और घटाने के लिए अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर जो है गुणा के लिए, तो योग पर गुणा का वितरण और अंतर पर गुणा का वितरण दोनों ही पूर्णांकों के लिए क्या है, अप्लाई होते हैं, ठीक है। करके चेक कर लेते हैं एक बार।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 4 + -2 और इस पर हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 + 2 × -2। अगर इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम है तब तो सही है। अब देखिए 4 + -2 -2 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस होता, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, इसका मतलब 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ देखिए 4 दूनी कितना होगा 8, और फिर प्लस और माइनस का गुणा -4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा 4। देखिए रिजल्ट सेम है, इसका मतलब योग पर गुणा का जो वितरण है वो पूर्णांकों के लिए क्या है, इस प्रगुण का पालन होता है। ऐसे ही अंतर पर भी इस प्रगुण का पालन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो है वो पूर्णांकों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पूर्णांकों से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हमने देखे हैं, और पूर्णांक किस तरीके से संवरक, क्रम विनिमय और साचर और वितरण प्रगुण का पालन इनकी संक्रियाओं पर होता है, ये भी हमने सीख लिया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन आगे भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोष्ठक और लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लासा, और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम मासा बोलते हैं, इसके बारे में भी चीज़ों को सीखेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कोष्ठक और एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।